ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस की क्रांति। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा और इस टॉपिक से ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की महत्तम घटनाओं में से एक थी जिसने संसार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग देख लीजिए। फ्रांस की क्रांति के कारणों में वहां के राजाओं की निरंकुशता प्रमुख थी। 1789 ईस्वी में क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1789 ईस्वी में क्रांति के समय वहां का राजा था राजा लुई 16वां। 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्थान हुआ। 14 जुलाई 1789 में बास्तील की जेल का पतन हुआ। 4 अगस्त 1789 ईस्वी सामंतों के विशेषाधिकारों का अंत हुआ। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। 27 अगस्त 1789 ईस्वी मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई। 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी महिलाओं का वर्षीय अभियान। 10 अक्टूबर 1789 ईस्वी चर्च की संपत्ति का अपहरण। 21 जून 1791 ईस्वी लुई 16वां का फ्रांस से भागने का असफल प्रयास। 30 सितंबर 1791 ईस्वी राष्ट्रीय सभा का विघटन। 1 अक्टूबर 1791 व्यवस्थापिका सभा का प्रथम अधिवेशन। 21 सितंबर 1792 फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। तो ये जो फैक्ट हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है। 21 जनवरी 1793 लुई 16वां को गिलोटिन के जरिए मृत्युदंड दिया जाना। 26 अक्टूबर 1795 27 अक्टूबर 1795 डायरेक्टरी का प्रथम अधिवेशन। 26 अक्टूबर 1799 नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी को भंग कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अगर पूछा जाए कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, यह क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 26 अक्टूबर 1804 ईस्वी को बना। 26 अक्टूबर 1813 ईस्वी नेपोलियन की लिपजिंग में पराजय। 26 अक्टूबर 1815 नेपोलियन की वाटरलू में पराजय। 5 मई 1821 नेपोलियन की मृत्यु। 26 अक्टूबर 1848 ईस्वी फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना। तो ये जो फैक्ट हैं अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, बाद में आप लोगों को MCQ के क्वेश्चन और 1 लाइनर क्वेश्चन भी कराऊंगा। फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है कि फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए आप लोग। फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के दुर्ग के फाटक को तोड़कर सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। देखते ही देखते संपूर्ण फ्रांस में क्रांति हो गई। चूंकि बास्तील का दुर्ग निरंकुश और स्वेच्छाचारिता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए इसके पतन को फ्रांस में निरंकुश शासन के पतन की प्रथम घटना माना जाता है। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 14 जुलाई फ्रांस में प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ से जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया है कि फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। फ्रांस में नेपोलियन की क्या भूमिका थी? यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अथवा नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के पुनर्निर्माण के लिए क्या प्रयास किया? तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए आप लोग। नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय का महान सेनापति तथा कुशल शासक था। सर्वप्रथम उसे फ्रांस की डायरेक्टरी द्वारा सेनापति नियुक्त किया गया। उसने अपनी योग्यता के बल पर फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस की सेना का सेनापति बनने के पश्चात शीघ्र ही वह फ्रांस का तानाशाह बन बैठा। उसने अपनी शक्ति और योग्यता के बल पर प्रसार, रूस, ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर फ्रांस की शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचाया।
यह उसके प्रयासों का ही परिणाम था कि फ्रांस की गणना विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाने लगी। इस प्रकार फ्रांस के पुनर्निर्माण में नेपोलियन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। ठीक है, तो सारी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से मिल जाती है कि फ्रांस में नेपोलियन की क्या भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? तो इसमें 3 वर्ग आ जाते हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। तो पादरी वर्ग में क्या किया जाता है? फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी। संपूर्ण समाज पादरी व कुलीन वर्ग तथा जनसाधारण में बटा हुआ था। पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, उन्हें टिथ नामक कर लगाने का अधिकार था। ये किसानों से उनकी आय का 10वां भाग वसूलते थे, जिसके कारण किसानों में असंतोष व्याप्त था। अगला जो वर्ग था कुलीन वर्ग, तो कुलीन वर्ग में सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी व राज परिवार के सदस्य आते थे। यह वर्ग कर से मुक्त था। इन लोगों से बेगार एवं भेंट आदि लेने का अधिकार प्राप्त था, अतः जनता में इस वर्ग के प्रति असंतोष व्याप्त था। तीसरा जो हमारा वर्ग था जनसाधारण वर्ग, इसमें मजदूर, कृषक तथा सामान्य शिक्षित व्यक्ति इस वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस वर्ग के लोगों को विशेष अधिकारों से रहित रखा गया था, इस कारण इस वर्ग में असंतोष व्याप्त था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के 2 आर्थिक कारण इसमें पूछे जा रहे हैं। तो राजघराने द्वारा धन पानी की तरह बहाया जाता था। राजघराने के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग जन कल्याण की ओर ध्यान न देकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त थे। अंदर ही अंदर इन लोगों ने राजकोष को खाली कर दिया था। साथ ही इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने से राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश का आर्थिक ढांचा चरमरा कर टूट गया। देश के बहुसंख्यक जनता रोटी के लिए हाय हाय करने लगी। धन की कमी को पूरा करने के लिए जनता पर अनेक कर लगाए गए और इनकी वसूली भी बड़ी निर्दयतापूर्वक की जाने लगी। कृषकों की आय एवं उपज का अधिकांश हिस्सा करों के रूप में ले लिया जाता था। फ्रांस में पादरी और सामंत तथा उच्च वर्ग के लोगों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था ने भी फ्रांस में क्रांति को प्रेरित करने का कार्य किया। फ्रांस की राजनीतिक कारण क्या थे? निरंकुश राजा, असमान अनिश्चित कानून। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा की निरंकुशता, अयोग्यता एवं शासन संबंधी अनियमितताओं ने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फ्रांस के राजा अपनी शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे। इस प्रकार फ्रांस की जनता ने राजतंत्र का मुखर विरोध किया। राजाओं की निरंकुशता के कारण जनसाधारण के मन में क्रांति की चिंगारी सुगलने लगी। असमान और अनिश्चित कानून। इस समय फ्रांस की कानून व्यवस्था में अनेक मौलिक दोष उत्पन्न हो गए थे। धनी पादरी और सामंत कुलीन वर्ग राजकीय करों से मुक्त थे, जबकि गरीब जनता करों के भारी बोझ से दबी थी। देश पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा था। व्यापार की दशा भी संतोषजनक नहीं रह गई थी। फलत इन परिस्थितियों ने फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फ्रांस की क्रांति के 4 परिणाम क्या थे, देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति निसंदेह एक युगांतकारी घटना थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में नई राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना जागृत हुई। इस क्रांति के निम्न प्रमुख परिणाम थे। पहला था, फ्रांस की इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। दूसरा है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप देश की बहुसंख्यक जनता को सामंतवाद से छुटकारा मिल गया। तीसरा है, व्यापार पर कुलीनों व सामंतों का एकाधिकार समाप्त हो गया। चौथा है, फ्रांस में राजनीतिक चेतना के कारण नए राजनीतिक वातावरण का सृजन हुआ तथा फ्रांस में सर्वप्रभुत्ता के सिद्धांत की प्रतिस्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाएं जो हुई थी वो देख लेते हैं। इसमें जो घटनाएं थी फ्रांस की क्रांति में, 2 प्रमुख घटनाएं थी। पहली जो घटना थी टेनिस कोर्ट की शपथ, बास्तिल का पतन। तो टेनिस कोर्ट की शपथ में क्या था देख लेते हैं। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां ने सामंतों, कुलीनों व पादरियों के दबाव में आकर साधारण वर्ग के सभा भवन को बंद करा दिया तथा इस वर्ग को सभा स्थगित रखने का आदेश दिया। राजा के इस आदेश के विरोध में तृतीय सदन वर्ग के सभी सदस्य सभा भवन के निकट स्थित टेनिस कोर्ट के मैदान में एकत्रित हो गए तथा तृतीय वर्ग के नेता मीराबो की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण की, जिसमें संकल्प लिया गया कि हम यहां से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे। भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों ना काम लिया जाए। फ्रांस के इतिहास में यह संकल्प टेनिस कोर्ट की शपथ के
नाम से विख्यात है। अगला जो हमारा जो क्रांति थी, बास्तील का पतन, देख लेते हैं इसमें क्या है। राजा और सामंतों ने मिलकर इस सभा को भंग करने की योजना बनाई। पेरिस में यह अफवाह फैल गई कि राजा विदेशी सेना की मदद में देशभक्तों व क्रांतिकारियों को मार डालना चाहता है। इस पर पेरिस की जनता उत्तेजित हो गई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने हिंसक आक्रमण कर राजा के अत्याचार की प्रतीक समझी जाने वाली बास्तील की जेल को नष्ट कर दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। यह घटना राजा की निर्कुंशता को समाप्त करने की प्रथम सोपान थी, इसलिए फ्रांसवासी इस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। फ्रांस की क्रांति के दो दार्शनिक का परिचय दीजिए। पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा है वॉल्टेयर। तो मॉन्टेस्क्यू में क्या है, तो मॉन्टेस्क्यू एक महान विचारक तथा लेखक था। यह गणतंत्री लोकतंत्र का समर्थक था। राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की उसने कटु शब्दों में आलोचना की। इंग्लैंड की शासन पद्धति का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और वैसे ही शासन पद्धति वह फ्रांस में स्थापित करना चाहता था। उसके विचारों से फ्रांस की क्रांति को अत्यंत प्रेरणा मिली। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक अपने ग्रंथ में उसने अपने सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की है। वॉल्टेयर देख लेते हैं। वॉल्टेयर एक प्रसिद्ध विचारक तथा लेखक था। इसके विचारों से फ्रांस की क्रांति को बड़ा बल मिला। वह जन कल्याणकारी निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता था। उसने चर्च की बुराइयों की कटु शब्दों में निंदा करते हुए उसे बदनाम वस्तु घोषित किया। सुधारवादी आंदोलन में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण जो थे देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाधारी राजाओं का शासन था। इस समय सामंतों तथा उच्च पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग वैभवपूर्ण तथा विलासी जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जनसाधारण वर्ग की दशा बड़ी शोचनीय थी और उसका जीवन कष्टों से भरपूर था। इसके परिणाम स्वरूप 5 मई 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक खूनी क्रांति हुई, जिसने शीघ्र ही भीषण रूप धारण कर लिया। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की। इस क्रांति के प्रमुख कारण जो थे वो निम्नलिखित थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू के। क्वेश्चन है गाइस कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। फ्रांस में क्रांति का वर्ष अथवा फ्रांसीसी क्रांति ये कब प्रारंभ हुई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रारंभ हुई थी 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बास्तील जेल के पतन का क्या वर्ष है। बास्तील जेल के पतन का वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के राजा जो थे लुई 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया। 1793 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था। स्टेट्स जनरल। फ्रांस में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वाधीनता दिवस ये कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ये याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई। तो नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 21 सितंबर 1792 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। जनता पर नए कर लगाने के लिए राजा द्वारा स्टेट्स जनरल संसद की बैठक बुलाया जाना। रूसो कौन था, एक दार्शनिक। रूसो जो था एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की शपथ से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति, ये टेनिस कोर्ट जो है, टेनिस कोर्ट की जो शपथ है, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। तो चलिए अब वन लाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो क्रांति के समय फ्रांस का राजा था 16वां, लुई 16वां। ये आपको ध्यान में रखना है।
बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो बास्तील के दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील के दुर्ग के पतन में हुआ था। बास्तील का दुर्ग किसके अत्याचारों का प्रतीक था? तो बास्तील की जेल राजा के अत्याचारों की प्रतीक थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लुई सोलवे को फांसी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोलवा को गिलोटिन के जरिए फांसी दी गई। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है? तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है स्टेटस जनरल। रूसो कौन था? उसकी प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि रूसो कौन था और उसकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? रूसो एक प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक था। इसने अपनी प्रसिद्ध कृति सामाजिक समझौता में राजा के दैवीय अधिकारों की आलोचना की। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टरी से क्या अभिप्राय है? डायरेक्टरी एक संसद थी जिसकी स्थापना 1795 ईस्वी के संविधान के अनुसार की गई थी। डायरेक्टरी के 5 डायरेक्टरों के हाथ में देश की सत्ता विद्यमान थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब और कहां हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय वाटरलू नामक स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को कब भंग किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी को भंग किया। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर कब विजय प्राप्त की? तो नेपोलियन ने 1805 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में पहला लिखित संविधान कब बना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांस में पहला लिखित संविधान 1791 ईस्वी में बना। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। पहला परिणाम है फ्रांस की बहुसंख्यक जनता को साम्राज्यवाद से छुटकारा मिल जाना। दूसरा है फ्रांस में जनतंत्र की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, भारत तथा अन्य देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके फ्रांस की राज्य क्रांति के किन 2 महान आदेशों की अवहेलना हुई? स्वतंत्रता और समानता। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करने वाले 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। फ्रांस की क्रांति के 2 दार्शनिक थे रूसो और वॉल्टेयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक अवश्य जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।